पहले बात करते हैं राजकीय इंटर कॉलेज रामनगर की। और राजकीय इंटर कॉलेज वन भूलपुरा, इन दोनों जगहों पर मुस्लिम छात्रों को शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के लिए स्पेशल छुट्टी देने का मामला सामने आया है। खंड शिक्षा अधिकारी रामनगर की जांच में मामला सही पाया गया। कॉलेज के प्रभारी प्रधानाचार्य तिलकचंद्र जोशी ने अपने स्तर से मुस्लिम छात्रों को छुट्टी दे दी, जबकि शिक्षा विभाग की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। मामले में अब मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल गोविंद राम जायसवाल ने मुख्यालय को पत्र भेजकर प्रधानाचार्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही है। माना जा रहा है कि जल्द ही वन भूलपुरा के प्रधानाचार्य पर भी गाज गिर सकती है। ऋषिकेश एम्स के पास बैराज कॉलोनी में रविवार शाम को अचानक राजाजी पार्क से निकलकर आ गया और हाथी ने एक गूंगे शख्स को सूंड से उठाया और पटक दिया। गनीमत ये रही कि शख्स को किसी तरह बचा लिया गया। घटना के बाद से बैराज कॉलोनी के लोगों में दहशत है। फिलहाल जंगली हाथी मीराबेन की कुटिया से होता हुआ गंगा की ओर निकल गया। हाथी के जाने से कॉलोनी के लोगों ने राहत की सांस ली। विकासनगर में कुछ युवकों ने घूमने आए पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की है। बताया जा रहा है कि महिला पुलिसकर्मी समेत 3 पुलिसकर्मी अपने परिवार के साथ घूमने जा रहे थे। आरोप यह है कि विकासनगर के भीमावाला से गुजरते वक्त 2 युवकों ने बाइक से पुलिसकर्मियों की कार को रफ ड्राइविंग करते हुए ओवरटेक किया। इस दौरान टोकने पर युवक आग बबूला हो गए और उसके बाद अपने साथियों को बुलाकर कार सवार सभी लोगों को बेरहमी से पीट दिया। आरोपियों ने कार का शीशा भी तोड़ दिया और कार में बच्चे भी थे। वहीं बच्चों को चोट आई है। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है। मेरे पति को भी मारा, मेरे भाई को भी, और मैं बीच में बचाव करने गई अपने पति को छुड़ाने की मारे ना, और मेरी भी लगाए। मेरा पूरा वीडियो फुटेज है मेरे पास। तहरीर दी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब आगे कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होगी। पर मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ यहाँ के आप मीडिया से भी और पुलिस विभाग से भी कि ऐसी घटनाएं, अप्रिय घटनाएं वो भी दिन दहाड़े हो रही है यहाँ पे है। पुलिस मतलब थोड़ा पुलिस का खौफ भी होना चाहिए कि भाई अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं तो पुलिस कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कानून का खौफ बिल्कुल नहीं है इनको। कार को मोटरसाइकिल द्वारा ओवरटेक करने के दौरान में 2 युवकों और कार में सवार जो परिवार था उनके बीच में कुछ बहस हुई और उसके बाद वो बहस झगड़े के रूप में कन्वर्ट हो गई थी। जो बाइक सवार युवक द्वारा अपने कुछ साथियों को बुला करके कार सवार जो परिवार था उनके साथ में बदतमीजी की, मारपीट की। फुटेज के आधार पर शिनाख्त करते हुए 2 युवकों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार भी कर लिया गया है और बाकी के विरुद्ध अभी विवेचना। रुड़की में पुलिस ने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया। पुलिस ने झबरेड़ा, भुगावाला, गंगनहर, कोतवाली क्षेत्र में बिना सत्यापन किराएदार रखने वाले मकान मालिकों, कोल्हू संचालकों के चालान भी काटे हैं। वहीं पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव को लेकर बिना सत्यापन के किराएदार रखने वालों में हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि ठंड शुरू होते ही देहात क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं में इजाफा होने लगता है, इसलिए पुलिस लगातार सत्यापन अभियान चला रही है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। देहरादून में 11 जगहों पर स्टेशन बनाए गए हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने कनक चौक पर आयोजित एक कार्यक्रम में इसके लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए 3 रेस्क्यू और पुनर्वास वाहनों का फ्लैग ऑफ किया है। रेस्क्यू किए गए बच्चों के लिए साधुराम इंटर कॉलेज में पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। सीएम ने इस मौके पर 190 करोड़ की लागत से 74 योजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास भी किया गया। बढ़ेगा, पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी और ये काम जो हमारा धीरे धीरे हम पूरे राज्य के अंदर इसको और तेजी से ले जाएंगे। आज जो 4 जगह पर खुले हैं, आने वाले समय में 11 जगह पर खुलेंगे। उससे यहाँ के लोगों को भी बहुत सुविधा प्राप्त होगी। एक अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का भी सभी लाभ उठा पाएंगे। इसके अतिरिक्त आज 190 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है।
ये योजनाएं पूरे देहरादून शहर के विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगी। बीजेपी के ऑब्जर्वर प्रत्याशियों का पैनल बनाकर लौट आए हैं। अधिकांश पैनल में जो नाम सुझाए गए हैं उसमें उम्र दराज नेता ना के बराबर हैं, यानी कि अब निकायों में भी यूथ का दबदबा नजर आएगा। मौजूदा दौर की बीजेपी में युवा और महिलाओं पर पार्टी का खास फोकस रहा है और उसका एक कारण ये भी है कि जिस तरह से बीजेपी ने खुद को समय के साथ अपडेट किया है, अधिकांश कामकाज को डिजिटल किया है, उसमें उम्र दराज नेता खुद को पहले ही अनफिट महसूस करने लगे थे। आम चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में जो पैटर्न नजर आता है उसमें युवाओं को तरजीह ज्यादा दी गई है। अब निकाय चुनाव में भी कुछ यही देखने को मिल रहा है। पार्टी ऑब्जर्वर्स ने जो नाम का पैनल सुझाया है उसमें कोई 60 साल उम्र वाला प्रत्याशी आपको देखने को नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी तौर पर विचार करती है और निकाय में तो इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी है और इन सभी में अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, इसमें महिलाओं के साथ साथ में युवाओं को भी निश्चित रूप से नई जनरेशन को लाने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहती है। कार्यकर्ताओं की राय जानना और कार्यकर्ताओं की राय के माध्यम से कैंडिडेट का चुनाव करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाकर अपने कैंडिडेट का चयन करती है। उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए हमारे पर्यवेक्षक प्रत्येक निकाय के अंदर जा रहे हैं और निकाय से रायशुमारी करने के बाद वो प्रदेश को देंगे और प्रदेश के स्तर पर तय होगा कि कौन हमारा जिताऊ कैंडिडेट है, कार्यकर्ता किसको चाहते हैं, वो हमारा कैंडिडेट रहने वाला है। दूसरी ओर निकायों में कांग्रेस भी कमोबेश इसी लाइन पर आगे बढ़ रही है। ये बात अलग है कि कई जगह पार्टी को दमदार कैंडिडेट खोजे नहीं मिल रहे, लेकिन दावेदारों के जो नाम आ रहे हैं उनमें यूथ की भरमार है। तो इसी क्रम में जो है निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, इसमें भी जो कांग्रेस पार्टी है वो यूथ, वो युवा जो पार्टी के संघर्ष में पार्टी के साथ खड़ा रहा है पिछले कुछ सालों से और पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, उसके साथ पार्टी खड़ी रहेगी। आपने देखा विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने युवाओं को टिकट देने का कार्य किया। अब इसे बदले दौर की सियासत कहें या डिजिटल युग में पार्टियों की मजबूरी, पैटर्न बताता है कि राजनीति की रेस में अब उम्र दराज नेता पीछे छूटते जा रहे हैं। निकाय चुनाव में भी कुछ यही तस्वीर बनने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेल होने हैं, लेकिन इन खेलों के लिए जो मैदान तैयार किए जा रहे हैं वो लगातार सवालों के घेरे में है। ऐसा ही एक एथलीट का ट्रैक है देहरादून के स्पोर्ट्स कॉलेज में, जिस पर अभी तक करोड़ों का खर्च हो चुका है, लेकिन ट्रैक का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। ये है राजधानी देहरादून का एथलीट ट्रैक, जिसे साल 2016 से 17 में करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया था और फिर इस ट्रैक पर 2 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर इस ट्रैक की मेंटेनेंस साल 2022 में की गई। लेकिन मेंटेनेंस पर लाखों उड़ाने के 2 साल बाद जब ओलंपिक संघ ने ट्रैक को ही मानकों के खिलाफ बताया, तो एक बार फिर करीब 14 करोड़ की लागत से पुराना ट्रैक उखाड़कर नया ट्रैक तैयार किया जा रहा है, जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं। ये खुलासा आरटीआई से मिली जानकारी के बाद सामने आया है कि 2016-17 में स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में लगभग 14 से 15 करोड़ की लागत का एक एथलेटिक्स ट्रैक बना, जिसकी की वैसे उम्र 10 साल होती है, लेकिन फिर भी अब किन कारणों से 2022 में इसका पुनर्निर्माण हुआ। लगभग उतनी ही राशि या उससे ऊपर की राशि इस पे लगाई गई। तो 2023 के बाद 24 में आज वो एथलेटिक्स ट्रैक दोबारा निर्माण हो रहा है। ये क्या बोलते हैं, उतनी लागत से 14 करोड़ की लागत से दोबारा निर्माण हो रहा है। वही मामले में विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा का कहना है कि ये बात सही है कि 2 साल पहले मेंटेनेंस हुआ था, लेकिन नेशनल गेम्स को देखते हुए पूरा ट्रैक नया तैयार हो रहा है। देखिए, मैं बताता हूँ, कई बार आपने देखा होगा, कई बार जैसे मेरे घर में मानो छोटा कोई काम हुआ तो मैंने उस घर पे पुताई कर दी, वो काम पूरा हो गया। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि मुझे घर की पूरी समीक्षा करानी है, तो उसमें मैं घर की नींव जो हिल रही थी, जिसको कल मैंने पुताई करके ठीक किया था, अब मैं उस नींव को ठीक कर रहा हूँ। तो ये वो स्थिति है और ये बहुत जरूरी है। नेशनल गेम चूंकि ये महापर्व है,
यानी विभाग आज भी ट्रैक पर खर्च किए गए बजट को सही ठहरा रहा है और मामले में किसी भी एजेंसी की कमी नहीं जता रहा। जबकि जिस ट्रैक को केवल 14 करोड़ की लागत से तैयार होना था, उसमें करीब 32 करोड़ रुपए अभी तक लग चुके हैं और ट्रैक पर काम आज भी अधूरा है, जबकि नेशनल गेम्स के लिए समय बहुत कम बचा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र वर्तवाल की रिपोर्ट। टिहरी में आयोजित पैराग्लाइडिंग एक्रो एंड SIV चैंपियनशिप का आज समापन हो गया, जिसमें फ्रांस के थियो डी बिक ने प्रथम पुरस्कार जीता। पर्यटन विभाग की तरफ से आयोजित 19 दिसंबर से शुरू हुई चैंपियनशिप में देश विदेश के करीब 210 पैराग्लाइडर पायलट ने अपना हुनर दिखाया और टिहरी झील के ऊपर हवा में कलाबाजी करते हुए नजर आए। पायलट ने कुठा और प्रतापनगर से फ्लाई किया और टिहरी झील के पास जाकर लैंडिंग की। समापन कार्यक्रम में डीएम ने विजेताओं को पुरस्कृत भी किया है। लगातार दूसरी साल इंटरनेशनल एक्रो पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसका समापन है और इसमें विभिन्न राज्यों से ही नहीं, विभिन्न देशों से भी एक्सपर्ट पायलट्स ने पार्टिसिपेट किया है और उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ का जो ज्योग्राफी है, जो यहाँ के पहाड़ हैं और जो पानी के ऊपर या आसपास जो एरिया है, विंड है, वो सारी एकदम अप्रोप्रिएट है, बहुत ही अच्छी है। पैराग्लाइडिंग टॉप इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग साइट है जो अभी दुनिया को पता चली है, इंटरनेशनल पायलटों के द्वारा भी सभी को पता लगेगी। इसकी खासियत है कि इसकी हाइट जो प्रतापनगर से टेक ऑफ करेंगे तो 1350 मीटर की हाइट होगी। काफ़ी बेस्ट है क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड वाला एरिया है ये एयर स्पोर्ट्स में काफ़ी पीछे था, बट जब से यहाँ पे ट्रेनिंग हुई है, पहले यहाँ पे लोकल्स को जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको ट्रेन किया गया और उसके बाद यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है। टिहरी के वर्ल्ड एक्रो चैंपियनशिप में पैराग्लाइडर पायलटों ने हवा में कई हैरतअंगेज करतब दिखाए, जिसने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। 19 दिसंबर से चल रही इस चैंपियनशिप का आज समापन हो गया है, जिसमें देश विदेश के 210 पायलट शामिल हो रहे हैं। वाटर एडवेंचर का शौक रखने वाले पर्यटकों को अब गोवा जैसी फैसिलिटी टिहरी झील में मिलने लगी है। नई वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ ही अब क्रूज बोट का भी झील में संचालन शुरू होने वाला है। एक रिपोर्ट देखिए। बयालीस वर्ग किलोमीटर में फैली टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें अब तराशा जा रहा है। टिहरी झील में 2016 में 4 बोट से शुरू हुई बोटिंग में अब करीब 100 से अधिक बोट संचालित हो रही हैं। वहीं अब जेट स्की, स्पीड बोट, जेटोवेटर, पैरासीलिंग जैसी एक्टिविटी शुरू होने से दूर दराज से पर्यटक लहरों के रोमांच का लुत्फ उठाने टिहरी झील पहुंच रहे हैं। टिहरी झील में फ्लोटिंग हट्स भी पर्यटकों के अट्रैक्शन का पॉइंट है, तो अब गोवा की तर्ज पर क्रूज बोट भी टिहरी झील में संचालित होने वाली है, जो अपने आप में एक अलग तरह का रोमांच होगा। अब गोवा जैसी वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और क्रूज बोट का रोमांच पर्यटकों को टिहरी झील में ही मिलेगा। टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स का काफ़ी सालों से यहाँ पे काम चल रहे हैं, लेकिन अब दिन प्रतिदिन यहाँ पे नई नई एक्टिविटीज़ आ रही हैं। जैसे हमारे पास में पहले से फ्लोटिंग हट तो यहाँ पे पहले से निर्मित थी, इसके अलावा यहाँ पे क्रूज़ बोट भी आ गई है जो अभी 12 कमरों की है। इसके अलावा 2 क्रूज़ बोट और इसमें आनी है, अभी बाकी है। इसके बाद फ्लाई बोर्ड हो गया और जो वाटर स्पोर्ट्स की अदर एक्टिविटी है, नई नई एक्टिविटीज़ यहाँ पे आ रही है। टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी टिहरी झील पहुंचे। वहीं स्थानीय बोट मालिकों का भी मानना है कि क्रूज बोट के संचालन से टिहरी झील में पर्यटन बढ़ेगा। जब यहाँ पे पैरासेलिंग एक्टिविटी आई तो यहाँ काम बढ़ा, जब यहाँ पे फ्लोटिंग हट बने तो यहाँ काम बढ़ा। ऐसे ही जैसे ये क्रूज यहाँ पे संचालित होगा तो जो चीज़ें लोगों को यहाँ से गोवा में जाने में, लोग क्रूज में जाने का मज़ा लेते थे, पानी के ऊपर एक अपना रहना और इन्जॉय करना, ये सारी चीज़ें जो लोग गोवा में यहाँ से इतनी महंगी महंगी टिकट करके लोग गोवा जाते थे, वो अब आपको टिहरी में मिलने वाला है। तो अभी हमारी क्रूज बोट भी आई है जिसके लिए लोग गोवा जाते हैं, दाएँ बाएँ कहीं भी जाते हैं, जो कि हमारे पास ही है अभी। और मैं तो उम्मीद ये करूँगा कि कहीं ना कहीं जो है पर्यटक का भी बढ़ावा लगातार बढ़ ही रहा है और एक ही अपना जो है पर्यटक हब भी बनने वाला है। वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब बन चुकी टिहरी झील अब विश्व मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना रही है। गोवा की तर्ज पर जहां टिहरी झील में पर्यटकों को फैसिलिटी मिल रही है, वहीं स्थानीय लोगों का भी रोजगार बढ़ रहा है और भविष्य में वाटर के साथ यहां एरो और लैंड एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिए जाने की योजना है। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट।
सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में पहली बार महिलाएं ई रिक्शा चलाते हुए नजर आएंगी। रविवार को 10 ई रिक्शा को डीएम ने हरी झंडी दिखाई। जिला प्रशासन ने पहली बार इसका ट्रायल किया है, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। पर्यटकों के बीच भी अच्छा संदेश जाएगा। वहीं ई रिक्शा मिलने के बाद महिलाएं काफी खुश नजर आई। बहुत अच्छा लग रहा है सर, ई रिक्शा चला रहे हैं। औरतों में भी बहुत उत्साह है और हम 1 महीने से ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ। सर आज हम रिक्शा चला रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है। आज हम फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं रिप द्वारा क्या कहते हैं हम लोगों को मिला है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे सीडीओ साहब के उसमें जो है इसको ई रिक्शे का ये हुआ कि निर्णय लिया जाए और जो हमारी रीप योजना है न्यू रिलम है, दोनों का जो है हम लोगों ने लिया और इन महिलाओं 17 महिलाएं हैं हमारी, इनकी हम लोगों ने ट्रेनिंग कराई। आईटीबीपी में भी इनकी 1 सप्ताह की ट्रेनिंग हुई, आईटीबीपी ने ट्रेनिंग कराई और अभी इनको ट्रायल के तौर पे हम लोग निकाल रहे हैं। पौड़ी में रोजगार की तलाश में जिन युवाओं ने पलायन किया था, उनमें से कई ने रिवर्स पलायन की राह को चुना है और साथ ही गांव के साथ साथ अपनी भी तकदीर इन युवाओं ने बदल ली है। देखिए, पौड़ी जिले में पलायन के कारण कई घरों में ताले जरूर लटके, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने रिवर्स पलायन कर अपनी और अपने गांव की दशा बदल डाली। 2018 के बाद पौड़ी जिले में केवल 3 गांव ही पूरी तरह वीरान हुए, जबकि रिवर्स माइग्रेशन के कारण पौड़ी जिले के 5 ऐसे वीरान गांव दोबारा से आबाद हो गए। अधिकतर युवाओं ने वीरान होते अपने गाँव में लौटकर स्वरोजगार की राह को चुना और सरकार की योजनाओं का फायदा उठाकर बाहर जाने वाले युवाओं को भी रोक लिया। अब जाके हमारा जो कोविड के बाद अगर हम बोलें कि 2-3 साल में अब जाके हम थोड़ा एक पेस पकड़ रहे हैं, तो उसके ही फिर हमने हमारे पहले होम स्टे में 4 रूम्स थे, अब हमने धीरे धीरे करके हमने उसको 4 और रूम्स करके टोटल 8 रूम्स की अब हमने उसमें प्रॉपर्टी बना ली है। बहुत अच्छी खबर ये भी है कि 398 गाँव ऐसे हैं हमारे उत्तराखंड में जिनमें लोग अन्य गाँवों के लोग आकर के बसे हैं। 398 गाँव ऐसे हैं जिनमें पौड़ी के 5 गांव ऐसे हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट के 5 गांव हैं जिनमें लोग जो है बाहर से लोग आकर के बसे हैं। रिवर्स माइग्रेशन ने ऐसे ही कई अन्य युवाओं की जिंदगी को भी संवारा है। दिल्ली से डॉक्टरी छोड़ अपने गांव में लौटी सविता ने कीवी बागवानी के साथ एप्पल मिशन योजना से जुड़कर सेब की बागवानी की है। वहीं रविंद्र ने मत्स्य पालन कर युवाओं को एक नई राह दिखाई। सर 2018 में मैं यहाँ आ गई थी, तो शुरू में तो ये सारा कुछ बनवाया मैंने, सब कुछ करवाया यहाँ पे लैंड वगैरह ना, फिर पॉली हाउस वगैरह बनवाए, फिर एप्पल मिशन लिया, तो इसमें सरकार का भी काफ़ी योगदान मिला मुझे। शुरुआत तो चलिए मैंने की यहाँ पे आके और सारा काम करवाया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सब्सिडी वगैरह है इन सब चीज़ों में, तो मैंने तब सरकार की भी हेल्प ली। मैंने अभी 3 तालाब और अभी मेरे पास 7 टैंक हैं सर, 22 फ्लो टैंक है, जिसमें कि मैं और आगे भी बढ़ाना चाहता हूँ, जिसमें 5-6 तालाब और बढ़वाना चाहता हूँ। और जिसमें कि सर मैं प्रतिवर्ष फर्स्ट ईयर मैंने जब स्टार्ट किया था उस समय 2 क्विंटल का प्रोडक्शन किया था। पहाड़ी क्षेत्र में पलायन सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरा है, लेकिन रिवर्स पलायन कर लौटे युवाओं ने ये साबित किया है कि बाहरी शहरों के बजाय अपने गांव में ही रोजगार के अवसर तलाशे जा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट।